Hello everybody, how are you all? Welcome to all of you at CVT PG Adda. My name is Kritika Khandelwal. I am your sociology educator. Qualification की बात करें तो I have qualified UGC NET and GATE examination. और आज हम कवर करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन सोसाइटी का यूनिट 3 दैट इज प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। हम देखने वाले हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से ओनली कि कैसे इंडिया में सोशल चेंजेस होते थे, कैसे सोशल चेंजेस होते हैं। हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सिर्फ टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, हम पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं संस्कृताइजेशन। सबसे पहले व्हाट इज आइजेशन? हर जगह हम देखते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। व्हाट इज आइजेशन? आइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस, किसी चीज का प्रोसेस होना, ठीक है, यानी कि वो चीज प्रोसेस में चल रही है। देखो, जो संस्कृताइजेशन टर्म है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम एस श्रीनिवास, ठीक है। एम एस श्रीनिवास एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फील्ड वर्क किया और जिन्होंने देखा कि कुछ जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के कल्चर को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनके कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अपर कास्ट के लोग, मेनली हम बात करें ब्राह्मण्स की, तो वो लोग सेक्रेट थ्रेड पहनते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं, लिकर नहीं का यूज़ नहीं करते, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते। सेम लोअर कास्ट भी अब ऐसी ही प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है जिससे उनको भी वही रिस्पेक्ट मिले जो अपर कास्ट को मिल रही है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लोअर कास्ट के लोगों को बहुत हीन भावना से देखा जाता है, उनको समाज में उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो अपर कास्ट के लोगों को मिलती है। इसलिए लोअर कास्ट के लोग अपना सोशल स्टेटस गेन करने के लिए अपर कास्ट के कस्टम, कल्चर, रिचुअल्स को इमिटेट करने लगते हैं, उसकी नकल करने लगते हैं। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। According to M. S. Srinivas, Sanskritization is the process by which a lower caste tribe or other social group, अब वो लोअर कास्ट भी हो सकती है, कोई ट्राइब भी हो सकती है जो अपने आप को संस्कृताइज करना चाहे, कोई सोशल ग्रुप भी हो सकता है, वो चाहते हैं कि सोशल हायरार्की में उनकी मोबिलिटी हो जाए थ्रू इमिटेटिंग द रिचुअल्स, रिचुअल्स को इमिटेट करके, कस्टम्स को, प्रैक्टिसेस को, आइडियोलॉजीज को, ठीक है, जिससे कि उनका समाज में स्टेटस बढ़ जाए। अब ये जो लोअर कास्ट है वो कौन सी कास्ट को फॉलो कर रही है? देखो, यूजुअली पहले एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन को ब्राह्मणाइजेशन बोला था, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे सबसे हायरार्की में, सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं। बट लेटर एम एन श्रीनिवास रियलाइज कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग द्विज बॉर्न कास्ट के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब ये द्विज बॉर्न क्या होता है? देखो, द्विज बॉर्न जिस ऐसी कास्ट जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। तो हम पहले हायरार्की की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे आते हैं ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद हमारे आएंगे क्षत्रिय, नेक्स्ट इज वैश्य, लास्ट इज शूद्र, ठीक है। द्विजमोन कास्ट वो होती है जिसका 2 बार जन्म होता है। एक बार तो किसी इंसान का जन्म जब होता है जब वो अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल बर्थ। एंड सेकेंड वन इज जब वो सेक्रेट थ्रेड पहनता है, एक नई स्पिरिचुअल जर्नी में वो एंटर करता है, उसे कहते हैं हम स्पिरिचुअल बर्थ, यानी कि 2 बार जन्म लेना। तो 2 बार जन्म लेने का अधिकार हिंदुइज्म में सिर्फ इन 3 कास्ट को है। शूद्रास को सेक्रेट थ्रेड पहनने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, यानी कि शूद्रास, यूजुअली अपर कास्ट के कल्चर को इमिटेट करने लगेंगे कि क्यों भाई, जो रिस्पेक्ट इनको मिल रही है वो रिस्पेक्ट अब मुझे भी मिलनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि समाज में मेरी भी इज्जत हो। और उनको जब ये रास्ता दिखता है कि हम इन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं, इन्हीं की आइडियोलॉजी फॉलो करने लगते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम संस्कृताइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। आप फोटो देखिए, ये लोग ऑलरेडी ब्राह्मण्स हैं, अपर कास्ट के हैं, ये लोग अब इनका कल्चर इमिटेट करने लगेंगे जिससे इनकी समाज में इनको सम्मान मिल सके। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। सबसे पहला है इमिटेशन ऑफ अपर कास्ट। कोई कास्ट अगर संस्कृताइज कर रही है तो सबसे पहला उसका होगा कि वो अपर कास्ट के कल्चर को इमिटेट करने लगेगी। सेकेंड वन इज सोशल मोबिलिटी। क्या संस्कृताइजेशन से मोबिलिटी पॉसिबल है? तो बिल्कुल,
एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृताइजेशन से मोबिलिटी पॉसिबल तो है, लेकिन ये मोबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 साल में संस्कृताइजेशन हो जाता है। संस्कृताइजेशन इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, दिस इज अ जनरेशनल प्रोसेस। नंबर्स ऑफ जनरेशन लग जाते हैं किसी एक कास्ट को संस्कृताइज होने में, और तभी भी जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कल्चरल प्रोसेस है। संस्कृताइजेशन जब होता है तो कोई भी कास्ट अपना पॉलिटिकल स्टेटस उसका चेंज नहीं होता है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस चेंज नहीं होता है। जो पैसा उसके पास पहला था वो पैसा उसके पास रहेगा, जो पॉलिटिकल पावर उसके पास पहले नहीं थी अभी भी वो पॉलिटिकल पावर नहीं है। चेंज हुआ है तो इसके सिर्फ सोशल स्टेटस में उसके चेंज हुआ है, ठीक है। ये एक कल्चरल प्रोसेस है, सिर्फ कल्चर को इमिटेट किया जा रहा है, ठीक है। ये कल्चरल प्रोसेस है, ये एक सिंबॉलिक प्रोसेस है, अपर कास्ट के सिंबल्स को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले जो संस्कृताइजेशन शुरू हुआ था वो ब्राह्मण्स के कल्चर को के इमिटेशन से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि ब्राह्मण सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन कस्टम्स। अब जो लोअर कास्ट के लोग हैं या किसी ट्राइब के लोग हैं, उनका जो पर्टिकुलर कस्टम होता है, जो उनका फोक कस्टम होता है, अब वो उसको छोड़ के अपर कास्ट के कस्टम को फॉलो करने लगे। फॉर एग्जाम्पल ट्राइब्स हैं, उनके यहाँ दिवाली नहीं मनती, होली नहीं मनती, लेकिन अब ट्राइब क्या करेगी, वो होली दिवाली मनाने लगेगी, सेक्रेट थ्रेड पहनने लगेगी, जिससे कि वो उनका समाज में दबदबा हो सके, ठीक है। द लास्ट वन इज बियॉन्ड सिंबॉलिक स्टेटस चेंज, ये हमने पढ़ लिया। बियॉन्ड हिंदुइज्म, तो ऐसा नहीं है कि संस्कृताइजेशन सिर्फ हिंदुइज्म में हो रहा हो, बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो संस्कृताइज होकर कास्ट में एंटर करना चाहती हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो उनमें भी हायरार्कीज हैं, वो दूसरी ट्राइब्स की तरह बनना चाहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संस्कृताइजेशन हिंदुइज्म में ही हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वेस्टर्नाइजेशन। एम एन श्रीनिवास ने इंडिया के कंटेक्स्ट में वेस्टर्नाइजेशन को पढ़ा, और उन्होंने कहा देखो कैसे जो 150 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, उससे वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा हो गया। डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेस्टर्नाइजेशन रेफर्स टू द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो इंडियन सोसाइटी के लिए ही है। एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ, क्यों हुआ ये, क्योंकि 150 साल हमारे ऊपर राज किया गया, ठीक है, ब्रिटिश रूल हुआ, और उसकी वजह से हमारे एजुकेशन में इन्फ्लुएंस बढ़ा, टेक्नोलॉजी में इन्फ्लुएंस बढ़ा, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशंस में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ गया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, ब्रिटिशर्स ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी, उसमें से एक सबसे बड़ी कॉलोनीज इंडिया थी, ठीक है, इंडिया कॉलोनी थी। अब देखो जब कोई भी देश किसी दूसरे देश पे कब्जा करता है, तो सबसे पहला उसका जो एक उसको मौका मिलता है कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए, वहाँ के वैल्यू सिस्टम को चेंज किया जाए, और वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। सेम ब्रिटिशर्स ने किया, मिशनरीज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू अपने ही वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करना, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, और तभी से अभी तक हमारे देश में वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्टर्न एजुकेशन की, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो पहले गांव में नहीं होते थे, अब गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलेंगे आपको, ठीक है। हर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो नहीं पढ़ रहा है उसको हम समझेंगे कि नहीं इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइवेट स्कूल्स में देखेंगे कि बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जैपनीज, 6 क्लास से ही लैंग्वेज ऐड कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हम वर्नैकुलर लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम वेस्टर्न लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में अगर हम बात करें, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये वैल्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वेस्टर्न कंट्रीज से ली गई है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिखा गया था हमसे। नेक्स्ट इज न्यू सोशल क्लासेस का राइज होना। देखो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट करना स्टार्ट किया। अब देखो उस टाइम सब लोगों के पास इंग्लिश एजुकेशन का एक्सेस नहीं होता था, सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको इंग्लिश एजुकेशन का एक्सेस मिलता था। उन लोगों को डेस्क जॉब में मिली, कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में गए, तो ऐसे करके एक नई सोशल क्लास निकल के आई। नेक्स्ट है वेस्टर्न वैल्यूज एंड कल्चर। हम
हमारी जो वैल्यूज हैं वो भी वेस्ट से प्रभावित हो रही हैं। जैसे हम बात करें मैरिज की, ठीक है, जैसे वेस्ट में मैरिज होती है उस तरह से मैरिज का कॉन्सेप्ट इंडिया में आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें फैमिली की, हमारे यहाँ हमेशा से ही जॉइंट फैमिली का सिस्टम चला है, लेकिन वेस्ट से प्रभावित होकर लोग अब जैसे ही 18 ईयर्स के होते हैं वो घर से अलग रहने लग जाते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव एंड अनइवन प्रोसेस। अब जो ये वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है ये एक साथ एक जैसे सारी कम्युनिटीज और रीजन्स में नहीं हो रहा, हर कम्युनिटी और हर रीजन में ये इन्फ्लुएंस अलग है। अगर आप देखेंगे शहरों में इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगा, गांव में इसका इन्फ्लुएंस कम मिलेगा, ठीक है। कल्चरल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, वेस्ट से प्रभावित होकर हम अपने कल्चर को मॉडर्न भी करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का आप इम्पैक्ट देखेंगे, कैसे सोशल मीडिया पे किसी कल्चर को इतना ज़्यादा अच्छा बना दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग स्फेयर में वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। देखो मैंने बात करी थी आपकी कि एजुकेशन में लैंग्वेज को प्रमोट करना, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। अगर हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो आजकल इंग्लिश जो सॉन्ग्स होते हैं और इंग्लिश मूवीज़ है उनका कल्चर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो पहले इंडिया में हम लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो आप सूट सलवार पहन सकते हैं, अगर आप लड़की हैं तो, लड़के हैं तो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। अब नाउ यू हैव सो मेनी ऑप्शंस इन फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल्स। अब वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न कपड़े आ गए हैं कि हमने अपने इंडियन कपड़ों में भी वेस्टर्न का एक अमलगामेशन कर दिया है, ठीक है। अगर हम देखें जो ये डेज आते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, ये भी हमारे इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्ट का ही कॉन्सेप्ट है। फूड को देखें कैसे जो वेस्ट का फूड है आप अलग अलग ब्रांच एंड फ्रेंचाइजी देखेंगे वहाँ से प्रमोट किया जाता है। और कहीं ना कहीं इसका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इसका है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है और वो फ़ोन पे जस्ट वो स्क्रॉल करते रहते हैं और बहुत सारे सोशलाइज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन को पढ़ते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। वो कहते हैं, देखो मॉडर्नाइजेशन, वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन एक सोशल चेंज है जहां से हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल स्ट्रक्चर। जो अब देखो वो कह रहे हैं पहले जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर, सारे जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू के बेसिस पे चलते थे। नाउ हमारी जो थिंकिंग है वो रैशनल हो गई है, हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, हम रैशनल तरीके से सोचते हैं, हम ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचते हैं और उसी तरह से हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में चेंज आया है, ठीक है। हाउएवर इन इंडिया ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इंटरेक्ट्स विद ट्रेडिशनल वैल्यूज रेदर देन कंप्लीटली रिप्लेसिंग देम। योगेंद्र सिंह कहते हैं इंडिया में आया, जब मॉडर्नाइजेशन आया तो है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज पूरी तरह से नहीं हटी है। दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न वैल्यूज आ रही हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज पूरी तरह से जा रही हैं। हम इंडियंस हैं, हमने मॉडर्न वैल्यूज को भी ले लिया और अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी नहीं जाने दिया, ठीक है। आप देखेंगे सबसे मेन की एग्रीकल्चरल सोसाइटी से हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज हुई, तब से हमारा मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हुआ। अब हम मॉडर्नाइजेशन के फीचर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फीचर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रीज आई, पहले एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुआ करती थी, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होती गई और लोगों के पास कमाने के चांसेस कम होते गए, तो धीरे धीरे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होती गई, इंडस्ट्रीज आती गई। इंडस्ट्रीज आई तो इंडस्ट्रीज के आसपास लोग रहने लगे, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो डेली माइग्रेट कर सके, तो इंडस्ट्रीज के आसपास रहने लगे। जब वो इंडस्ट्रीज के आसपास रहने लगे तो सिटीज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, सिटीज एस्टैब्लिश स्टार्ट हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन। और आप देखेंगे गांव में आपको मॉडर्नाइजेशन कम मिलेगा, शहरों में आपको मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्निटी भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन हमारी मॉडर्न हो गई है। पहले गुरुकुल में रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन अब हम मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सारे फील्ड में हम एजुकेशन ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो रोबोटिक्स आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एआई की बात करूँ तो आप देखेंगे जो एक गिबली ट्रेंड आया था, ठीक है, कैसे लोग अपनी फोटो चैट जीपीटी को देके, परप्लेक्सिटी को देके कुछ भी अपनी फोटो जनरेट करवा रहे थे। ये कि जो साड़ी वाला आया है, बहुत सारे लोग आप देखेंगे व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगा रखी है
और बहुत सारी इंस्टा पे रील्स भी चल रही हैं कि कैसे जब उसने फोटो दिखाई अपनी साड़ी में तो अलग थी, एंड देन जब लड़के वाले देखने गए तो अलग हो गई। ये सारा एआई का कमाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, एआई फ्रेम में भी उस इंसान को प्रेजेंट करवा देता है। ठीक है, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है। नेक्स्ट है सेक्युलराइजेशन। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, मॉडर्न वैल्यूज को लोग डेवलप कर रहे हैं, तो सेक्युलराइजेशन भी आता जा रहा है। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में मोबिलिटी बहुत रिजिड थी। मोबिलिटी वाज बेसिस ऑन कास्ट, बट नाउ मोबिलिटी इज बेसिस ऑन मेरिट। पहले जो मोबिलिटी थी, ठीक है, एस्क्रिप्शन बेस्ड वैल्यूज चलती थी सारी, यानी कि आपने जिस कास्ट में जन्म लिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ ब्राह्मण, तो आप सिर्फ पूजा पाठ ही करेंगे। पर अब ऐसा नहीं है, अगर किसी ब्राह्मण कम्युनिटी के बच्चे को अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस में जा सकता है। सोशल मोबिलिटी अब इजियर हो गई है देन ट्रेडिशनल सोसाइटी। नेक्स्ट है रैशनल थिंकिंग। रैशनल यानी अब हम साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मून एक्लिप्स आता है, जब चंद्र ग्रहण आता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसको एक सिन माना जाता था, लोग अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे, उस टाइम खाना नहीं खाते थे। लेकिन आज के टाइम में एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हो गया है, लोग देखने जाते हैं बाहर, रील्स वायरल हो जाती है कि मून एक्लिप्स, सन एक्लिप्स ऐसा इतना सुंदर लगता है। ठीक है, तो लोग अब साइंटिफिकली सोच पा रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पे लोग नहीं सोच रहे हैं, मॉडर्निटी आ गई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्युलराइजेशन। देखो जैसे जैसे मॉडर्निटी आई, लोग सेक्युलर होते गए, सेक्युलराइजेशन आता गया। ठीक है, तो सेक्युलराइजेशन भी एक लार्जर पार्ट है मॉडर्नाइजेशन का। अगर मॉडर्नाइजेशन ही ना आए तो सेक्युलराइजेशन कैसे आएगा? ठीक है, सेक्युलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कहता है कि रिलीजन अपना इन्फ्लुएंस कम कर रहा है हमारे हर एस्पेक्ट से। अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, कल्चर एस्पेक्ट की बात करें, हर एस्पेक्ट से रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, रिलीजन लूजेस इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द वेरियस स्पेयर्स ऑफ सोशल लाइफ। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अब इंग्लिश एजुकेशन आ गई है, वेस्टर्न एजुकेशन आ गई है। ठीक है, लॉ, पॉलिटिक्स, रैशनल, नॉन रिलीजियस प्रिंसिपल बिगिन टू गाइड देम। ठीक है, अब हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनको नॉन रिलीजियस प्रिंसिपल गाइड कर रहे हैं रेदर देन रिलीजियस प्रिंसिपल। ठीक है, श्रीनिवास कहते हैं कि इंडिया का जो सेक्युलराइजेशन है बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलराइजेशन से। वेस्टर्न सेक्युलराइजेशन कहता है कि स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट, एब्सोल्यूट सेपरेटिज्म, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्टेट और रिलीजन अलग हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्टेट का इंटरफेयर ही नहीं है, स्टेट हर रिलीजन को प्रमोट भी करता है। आप देखेंगे जब कावड़ यात्रा होती है तो कावड़ यात्रियों के लिए भी अरेंजमेंट स्टेट ही करवाता है। आप देखेंगे अयोध्या में जब राम मंदिर बना था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान राम की, तो वो सारा अरेंजमेंट स्टेट ने कराया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करेगा, स्टेट हर रिलीजन को प्रमोट करेगा। ठीक है, रिलीजन हमारे, अब सेक्युलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन हमारी लाइफ से डिसअपियर हो गया है, नहीं, रिलीजन है और हमेशा रहेगा, बस उसका रोल चेंज हो गया है, उसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ से कम हो गया है। फीचर्स पढ़ लेते हैं सेक्युलराइजेशन के। रिलीजियस अथॉरिटी का डिक्लाइन हो रहा है। पहले क्या होता था, जो रिलीजियस पोप होते थे सब कुछ वही डिसाइड करते थे, हर इंस्टीट्यूशन में उनका बोला वाला था, फैमिली में, मैरिज में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, सब कुछ कौन डिसाइड करता था? रिलीजियस जो लीडर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, रिलीजन और सेपरेट अलग 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 हो गए हैं, हमने देखा। उसके बाद साइंटिफिक आउटलुक आ गया है, रैशनल एंड साइंटिफिक आउटलुक। अब जैसे जैसे सेक्युलराइजेशन आता जा रहा है, हम लोग साइंटिफिक सोच रहे हैं, हम लोग हर रिलीजन को टॉलरेट करने लगे हैं। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी हो गई है। पहले क्या होता था, रिलीजन का हर सोशल इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट था। फैमिली है तो कितनी बड़ी फैमिली होनी चाहिए, बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चे को डायरेक्ट हम चर्च में लेके जाएंगे, शादी हो रही है तो शादी किस तरह से होनी चाहिए, एवरीथिंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सब कुछ रिलीजियस लीडर डिसाइड करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, सारे इंस्टीट्यूशन अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट है सेक्युलर एजुकेशन। अब बात होती है कि आप, जैसे कि रूल आया है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में रिलीजियस
प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती, रिलीजियस टीचिंग हो सकती है। आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कोई हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करे या इस्लाम को प्रैक्टिस करे। हर बच्चा अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, सारी रिलीजियस टीचिंग सिखाई जाती है, ठीक है। सेकुलर एजुकेशन हो गई है। सोशल एंड कल्चरल प्लूरलिज्म, हर रिलीजन के लोग साथ रहते हैं। और सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है वो है छोटे बच्चों का, जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तैयार होके जाते हैं। मुस्लिम बच्चा दिवाली के लिए तैयार होके जा रहा है, हिंदू बच्चा ईद के लिए तैयार होके जा रहा है, ठीक है। देन फोटो भी खिंचवाते हैं साथ में। देखिए कितना ज्यादा प्लूरलिज्म है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सुपरस्टिशंस का रिडक्शन हो गया है, जैसे मैंने अभी आपको मून एक्लिप्स का एग्जांपल दिया था। अब जैसे कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये चीजें फॉलो होती हैं अभी भी, बट एब्सोल्यूट तरीके से फॉलो नहीं होती हैं। पहले चंद्र ग्रहण को एक सिन माना जाता था, लेकिन अब इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के तरीके से देखा जाता है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोफेटाइजेशन। अब देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है संस्कृताइजेशन जो कास्ट के बेसिस पे था, देन हमने पढ़ा मॉडर्नाइजेशन, देन वेस्टर्नाइजेशन, देन सेकुलराइजेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेटाइजेशन। आइजेशन पता है आपको। प्रॉफिट कौन होते हैं? देखो प्रॉफिट होते हैं जिनको हम भगवान का मैसेंजर मानते हैं, भगवान का दूत मानते हैं, ठीक है। प्रोफेटाइजेशन इज अ प्रोसेस, बिकॉज इसमें है आइजेशन, ठीक है। प्रोफेट अ पर्सन और ग्रुप, ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये 2-3 लोगों का एक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। कम्स टू बी सीन एज अ प्रोफेट, जिनको हम मानते हैं कि ये भगवान के दूत हैं, हम उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी वैल्यूज को फॉलो करने लगते हैं, उनकी टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करने लगते हैं, उनका मंदिर बन जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वो होते हैं प्रॉफिट, ठीक है। उनकी आइडियाज, उनकी टीचिंग, उनके एक्शंस को हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है कि सब लोग उसको मानेंगे, लेजिटिमाइज कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे हमारे महावीर जैन है, जिनको हम 24 तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। हम इनको भगवान का दूत मानते हैं कि ये इनको भगवान ने भेजा है सोसाइटी का भला करने के लिए। नेक्स्ट हम जीसस क्राइस्ट को मानेंगे कि ये भी इनको भगवान का मैसेंजर माना जाता है। तो ऐसे लोग जिनको भगवान का मैसेंजर माना जाता है, जिनकी टीचिंग्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, लेजिटिमाइज किया जाता है, यानी कि सब लोग उनकी टीचिंग्स को मानेंगे। आप देखेंगे महावीर जैन की टीचिंग्स को बुक्स में भी लिखा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे जीसस क्रिस्ट की टीचिंग्स को भी बुक्स में लिखा जाता है। गुरु गोविंद जी जो सिखिज्म रिलीजन से जुड़े हुए हैं, महावीर जैन जैनिज्म से जुड़े हुए हैं, ये क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये लोग एक नया ही रिलीजन अपना बना लेते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रोफेटाइजेशन। अब देखो हमारे देश में बहुत सारे साधु संत हैं, आप कहेंगे मैम वो भी तो प्रॉफिट हुए। वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो साधु संत हैं, उन्होंने एक नए रिलीजन की स्थापना नहीं की, वो रिलीजन में एक नए तरीके से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अब हमारे जो मैक्स वेबर हैं वो कहते हैं कि प्रोफेटाइजेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप कैरिस्मेटिक इमर्जेंस। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान प्रॉफिट है, जिनको हम प्रॉफिट मान रहे हैं, उसमें एक करिश्मा होना चाहिए, उनमें एक चार्म होना चाहिए जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, उनमें एक ऐसी पावर होनी चाहिए जिससे लोग उनकी बात को माने, तभी तो प्रॉफिट होंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल रिकॉग्निशन। उनमें करिश्मा है, लेकिन लोगों को भी उनके करिश्मा को रिकॉग्नाइज करना है, उनको एक नई पहचान देनी है, ठीक है। फॉलोअर्स उनको एक्नॉलेज करेंगे, उनकी अथॉरिटी को एक्नॉलेज करेंगे। नेक्स्ट है रूटीनाइजेशन। अब जो करिश्मेटिक लीडर हैं, जिनको आपने प्रॉफिट माना है, ठीक है, उनकी टीचिंग्स को आपको डेली लाइफ में अडॉप्ट करना है, ठीक है। टीचिंग्स एंड अथॉरिटी आर सिस्टमाइज्ड इनटू रिचुअल्स, वो आपके रिचुअल्स में आ जाएंगी। आप कोई प्रेयर्स कर रहे हैं, आप कोई हवन करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, तो उनकी टीचिंग्स आपके डेली रूटीन में आ जाएंगी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। आपने देखो करिश्मेटिक इमरजेंस हो गई, उसके बाद आपने उनको रिकॉग्निशन भी दे दी, उसके बाद आपने उनकी टीचिंग्स को डेली रूटीन में भी ले आए हैं। द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। उनकी टीचिंग्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है जिससे सब लोग उनकी टीचिंग्स को माने। Their prophetic messages becomes part of a stable religious organization। इसी की मैं बात कर रही थी अभी कि जी जो महावीर जैन है वो एक स्टेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो जैनिज्म का पार्ट है। अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें तो वो क्रिश्चियनिटी का पार्ट है, और अगर हम गुरु गोविंद जी की बात करें तो वो सिखिज्म का पार्ट है, ठीक है। अब देखो आप, वही मैंने साधु संत का बताया था, वो किसी
पर्टिकुलर स्टेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उनको प्रॉफिट नहीं कह सकते। हम पार्ट हो सकते हैं, प्रोसेस का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है, बट अभी तक उनको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूनिवर्सलाइजेशन। व्हाट इज यूनिवर्सल? यूनिवर्सल यानी एक बहुत बड़ी चीज, सार्वभौमिक, ठीक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैकिम मेरियट ने दिया था। उन्होंने किशनगढ़ी विलेज जो यूपी में है उसको स्टडी किया था, और उन्होंने कहा था देखो कैसे जो लोकल कल्चर है यानी जो लिटिल कल्चर है वो ग्रेट कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मैंने लिटिल कल्चर और ग्रेट कल्चर क्या होता है? देखो लिटिल ट्रेडिशन होता है जो लोकल जगहों पे यानी छोटी छोटी जगहों पे फॉलो किया जाता है, ठीक है, वो तो हो गया आपका लोकल कल्चर यानी लिटिल ट्रेडिशन। और ग्रेट ट्रेडिशन हो गया जो आपका पैन इंडिया, जो बड़े लेवल पे फॉलो किया जाता है। देखो ये जो लिटिल ट्रेडिशन है, अरे रुको, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है। बाद में मैकी मेरियट ने इसी कॉन्सेप्ट को पैरोकलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन बोला था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, लेकिन पैरोकलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन आर टर्म्स जो इंट्रोड्यूस की है मैकी मेरियट ने, ठीक है। वो कहते हैं कैसे जो लोकल कल्चर के एलिमेंट्स हैं वो ग्रेट कल्चर में जा मिलते हैं और ग्रेट कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो लोकल कल्चर में आ मिलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन में क्या हो रहा है? यूनिवर्सल लोकल कल्चर है वो बड़े पैमाने पे जा रहा है, ठीक है। हाउ कल्चर, कस्टम्स, डाइटीज एंड रिचुअल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्रॉड ऑल इंडिया रिलीजियस। ऐसा कल्चर जो सिर्फ लोकल जगहों पे पहले फॉलो किया जाता था पूरे देश में फॉलो किया जाता है। जैसे कि फोटो दिखा दो मैम, जैसे कि आप देखेंगे अभी छठ पूजा चल रही है, ठीक है। छठ पूजा पहले सिर्फ बिहार के लोग ही, वहाँ का ज्योग्राफिकल ये फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब इसको पैन इंडिया में मनाया जाता है। आप देखेंगे दिल्ली में भी छठ पूजा पे दिल्ली गवर्नमेंट एक घाट की व्यवस्था कराती है अलग अलग लोगों के लिए, जो वहां जाके भगवान जो सूर्य देवता है उनकी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे छोटा कल्चर पूरे पैन इंडिया में मनाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मेन रीजन है माइग्रेशन। एक इंसान गांव से शहर की तरफ जाता है तो सिर्फ वो खुद को लेके नहीं जाता, वो अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने कल्चर को साथ लेके जाता है, ठीक है। बोला था ना मॉडर्न हो रहे हैं हम, पूरी तरह से मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, अपने कल्चर को हमेशा साथ लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब आप जगन्नाथ यात्रा देखेंगे, गॉड जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो उड़ीसा में मनाई जाती है बेसिकली अगर हम देखें तो, लेकिन अब पूरे देश में सेलिब्रेट की जाती है। दिल्ली के हर कोने में, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ नॉर्थ, जगन्नाथ यात्रा मनाई जाती है। इवन दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर भी है अलग से। अगर आप हेलोवीन पार्टी इंटरनेशनल लेवल पे मैं लेके जाऊं, हेलोवीन पार्टी आप देखेंगे हर किसी को हेलोवीन के बारे में पता होगा। इवन मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कैसे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनके स्कूल में हेलोवीन भी सेलिब्रेट करवाई जाती है, ठीक है। बच्चे वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज हेलोवीन बट दे आर सेलिब्रेटिंग इट बिकॉज उनको ऐसा गाइड किया गया है। यानी कि इस कल्चर को जो बेसिक वेस्टर्न कंट्रीज में पहले फॉलो किया जाता था पूरे पैन वर्ल्ड में फॉलो करवाया जाता है, ठीक है। यानी कि छोटी छोटी बात करें, एक लोकल कल्चर उसको बड़ी जगह पे फॉलो करवाया जाए तो यूनिवर्सलाइजेशन, और एक ऐसा कल्चर जो पहले एक बहुत बड़ा कल्चर है लेकिन लोकल लेवल पे उसको अपने अपने तरीके से फॉलो किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड पैरोकलाइजेशन। पैरोकलाइजेशन का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि नवरात्रा, हिंदुइज्म में नवरात्रि बहुत सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन अब अलग अलग जगह पे नवरात्रि के अलग अलग एलिमेंट्स लेके उसको बहुत डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में देखें तो गरबे पे फोकस किया गया है, कैलकाटा में देखें तो दुर्गा पूजा पे फोकस किया गया है, ठीक है। यानी कि हमारा जो एक ग्रेट कल्चर है उसको अलग अलग लोगों ने लोकली अपने अपने तरीके से मॉडिफाई करके उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड पैरोकलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन यानी नीचे से ऊपर कल्चर जा रहा है बड़ी जगह पे, और पैरोकलाइजेशन बड़ी जगह से छोटी जगह पे कल्चर आ रहा है, ठीक है। मैकिम मेरियट ने स्टडी की थी किशनगढ़ी में, उन्होंने देखा था कैसे जो लोकल कस्टम्स हैं वो ब्रॉडर हिंदुइज्म ट्रेडिशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। अब वो कहते हैं देखो दो कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सलाइजेशन हम लिख लेते हैं, लोकल टू पैन इंडिया, और ये पैन इंडिया
टू लोकल। याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, इसलिए याद रखना है आपको। अब आपको कराएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले तो मुझे अब ये बताओ कमेंट करके कि आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपने। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में इतना पता होना चाहिए आपको कि आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और बेसिक कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने दिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, पूरी रामायण नहीं लिखनी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिस्क्राइब संस्कृताइजेशन एज अ प्रोसेस। बिना ऑप्शन देखे ही जवाब आ जाना चाहिए। संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर लोअर कास्ट इमिटेट्स द कल्चर ऑफ अपर कास्ट। कोई नहीं, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या होता है? जब एक कास्ट को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। रिफॉर्मेशन बेस्ड ऑन वर्ना मॉडल, रिफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, एडॉप्शन ऑफ डोमिनेंट कास्ट कल्चर। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है, बेस्ट फिट ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे देखते ही एकदम माइंड में क्लिक किया कि जो डोमिनेंट कास्ट है उसके कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो डोमिनेंट कास्ट क्या होती है। पहले मैंने आपको बताया था, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन को ब्राह्मणाइजेशन बोला था कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने देखा, जब वो रामपुरा विलेज गए थे, वहां पे उन्होंने फील्ड स्टडी की थी कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग उस डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो अपने गाँव में जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एम.एन. श्रीनिवास वो कहते हैं कैसे, ऐसी कास्ट जिसका डोमिनेशन बना हुआ है उस कास्ट के कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज मेजर्ड बाय। इतना बड़ा क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। मैं बताती हूँ, देखो कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज मेजर्ड बाय लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन यहाँ पे है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि उनका इन्वॉल्वमेंट का लेवल क्या रहेगा, ठीक है। The social and material influence of religious organization, religious organization का influence क्या रहेगा, ठीक है। And the degree to which people hold religious belief, और किस डिग्री पे लोग religious belief को हैंडल करे हुए हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखो संस्कृताइजेशन जो प्रोसेस है जहाँ पे लोअर कास्ट अपर कास्ट के कल्चर को फॉलो कर रही है, कोई मतलब नहीं है। मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है जहाँ पे हम ट्रेडिशनलिटी से मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, नो। देन वेस्टर्नाइजेशन, हम वेस्ट वैल्यूज को प्रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा सेक्युलराइजेशन, जहाँ पे हम रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा हमारी लाइफ में वो बताता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 4। सोल्यूशन आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट द एम्यूलेशन ऑफ द लाइफस्टाइल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर से घबराना नहीं है, पढ़ना है तोड़ के क्वेश्चन को। एम्यूलेशन का मतलब क्या होता है? एम्यूलेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। लाइफस्टाइल ऑफ द ट्वाइस बॉर्न कास्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ देयर राइट्स, कि हम उनकी जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट होती है हम उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, जिससे सोशल हायरार्की में जो हमारा कद है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? संस्कृताइजेशन कहते हैं। अब मुझे आप लोग ये बताओ, संस्कृताइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय हुम, किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वही संस्कृताइजेशन जहाँ पे लोअर कास्ट इमिटेट करती है अपर कास्ट के कल्चर को, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन मैचिंग का। अब मैं आपको बताऊंगी मैचिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये तो आपसे सॉल्व हो ही जाना चाहिए अगर आपने क्लास ध्यान से देखी है तो। सबसे मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन पढ़ा है हमारा योगेंद्र सिंह ने। फॉर एग्जाम्पल इसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चलो मॉडर्नाइजेशन आता है, मुझे और कुछ भी नहीं आता, ए का 4, ए का 4 इसमें है और इसमें है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये दो गलत हो जाते हैं एज पर माय नॉलेज, ठीक है। चलो बी चेक करते हैं, बी का 1 बी का 1, नहीं बी का 1 और बी का 1, मतलब दोनों में बी का 1 है, बी का 1 ठीक है। नेक्स्ट टी 3 सी 2, सी चेक करते हैं, चलो बी को तो हम 1 से जोड़ते हैं। ये है आपका यूनिवर्सलाइजेशन, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकेलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मैकिम मेरियट, तो इसको कर दिया मैकिम मेरियट, सी का 2 आंसर हो जाता है 4। आपका होमवर्क, ये वेटॉक्सिकेशन क्या होता है ये आपको पता करना है। अब दीपांकर गुप्ता बचे हैं तो दीपांकर गुप्ता ही होगा, तो आपको पता करना है वेटॉक्सिकेशन बाय दीपांकर गुप्ता क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है कि वेटॉक्सिकेशन अब आप ही बताओगे, तभी मैं पीपीटी में ऐड करूंगी।
मॉडर्नाइजेशन योगेंद्र सिंह ने दिया है, जो कहते हैं कैसे हम ट्रेडिशनलिज्म से मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पैरोकलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन जहाँ पे हम लोकल ट्रेडिशन को ग्रेट ट्रेडिशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन को ग्रेट ट्रेडिशन में लेके जा रहे हैं। पैरोकलाइजेशनिज्म, जब जो पैन इंडिया में जो चीजें फॉलो होती हैं उसको लोकल तरीके से, लोकल जगह पे अलग अलग तरीके से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है जी। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले आपको बनाने हैं नोट्स। नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी, उससे पता चल जाएगा नोट्स कैसे बनाने हैं। प्रेफर करना है आपको बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने का फायदा ये है कि जगह जगह पीडीएफ दे दो मैम, या फिर क्या कहते हैं मैम बुक्स बता दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने नोट्स निकालो, अपने नोट्स रिवाइज करो पेपर के टाइम पे, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ये मैं इस वाले चैनल पे आपको शेयर कर दूंगी। चैनल का नाम है सोशियोलॉजी बाय कृतिका मैम। आप डायरेक्टली इस जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन कीजिए, आप डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को पोस्ट करना स्टार्ट करूंगी, जहाँ पे आपको उनके जवाब देने हैं, ठीक है। ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आपको आता ही है, या सिलेबस खत्म करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए अनटिल एंड अनलेस आपका पेपर क्लियर ना हो जाए, और ऐसा बिल्कुल वेट मत कीजिए कि जब सिलेबस खत्म होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम से जल्दी जुड़ जाइए, मैं देखती हूँ कौन कौन जुड़ता है टेलीग्राम से, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।